नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का इकोनॉमिक्स में पालमपुर की कहानी। तो अध्याय 1 में है अर्थशास्त्र में पालमपुर की कहानी में कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। तो इस कहानी का जो है उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जो है जैसे घरेलू लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। और इन उत्पादन क्रियाओं को जो है क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार जो है समायोजित होते हैं। तो पहले हम आते हैं, परिचय लेते हैं पालमपुर गांव का। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है और एक बड़ा गांव रायगंज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है और प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। कस्बा का मतलब होता है छोटा मोटा बाजार। तो इस सड़क पर जो है गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। और इस गांव में जो है विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार के लोग रहते हैं और गांव के अधिकांश भूमि में उच्च जाति के जो मालिक जो है वह 80 परिवार के लोग रहते हैं। और इस उच्च जाति के परिवारों का जो है मकान जो है, इनके मकान जो है जिसमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंटें और सीमेंट का बना हुआ है। और अनुसूचित जाति जिसे दलित कहा जाता है, इन लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए मकान हैं। तो अधिकांश के घरों में बिजली है और खेतों में जो है सभी खेतों में जितने हैं सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका जो उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी और भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है और अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। इन्हें जो है गैर कृषि कार्य कहा जाता है और लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है ये सब। और हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो छात्रों, पहले हम आते हैं उत्पादन का संगठन में। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं जो है उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहला आवश्यकता है कि भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जो है जरूरी कार्यों को जो है करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है।
दूसरी क्रियाओं के लिए जो है शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है और प्रत्येक श्रमिक जो है उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। और तीसरा आवश्यकता है कि भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से मदें आती है? तो पहला आता है भौतिक पूंजी में औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का भी उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट में है कच्चा माल और नगद मुद्रा। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली मिट्टी। तो उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों को भी जो आवश्यकता होती है और कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें जो उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। तो एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी और आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। तो मानव पूंजी में जो है मानव पूंजी के लिए विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। छात्रों, ये दिखाया गया है चित्र में एक उद्योग का चित्र दिखाया गया है, जो कारखाने में मशीनों पर कार्य कर रहे श्रमिक है। तो चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो उत्पादन जो है भूमि, श्रम और पूंजी को समायोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। और पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम और 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे और सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो हम आते हैं छात्रों पालमपुर में खेती। तो भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रियाएं हैं और काम करने वालों में 75% लोग जो है अपनी जीविका के लिए जो है खेती पर ही निर्भर है, पालमपुर के लोग। और वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। तो इन लोगों का हित जो है खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक जो है मूलभूत कठिनाई है और खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र जो है वस्तुतः स्थिर होता है। और पालमपुर में जो है वर्ष 1960 से आज तक की जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा पॉइंट में है, क्या उसी भूमि के अधिकार पैदावार करने का कोई तरीका होता है? तो यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उत्पन्न है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है और पालमपुर की समस्त भूमि पर जो खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ फसल जो है किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को जो है पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी फसल लगाया जाता है, जो खेतों में गेहूँ उपजाया जाता है और उत्पादित गेहूँ में जो है गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ को जो किसान रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। जैसा कि आपको पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं कि पालमपुर गांव से रायगंज जो है 3 किलोमीटर दूर पर बाजार है, जहां पर जो है पालमपुर के किसान जो रायगंज के बाजार के मंडी में बेचते हैं। तो भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है,
जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है और गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में जो है शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। तो पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अर्थात पालमपुर गांव में जो है बिजली जल्दी आ गई थी और उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई और तब तक किसान कुओं से राहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेती की सिंचाई किया करते थे, लेकिन जब से जो है बिजली आया तब से नलकूपों द्वारा जो है खेतों की सिंचाई करते हैं और वर्ष में 3-3 बार फसल उगाते हैं। तो लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में जो है कृषि किया जा सकता है। तो इस प्रकार सिंचाई जो है पंप के द्वारा की जा सकती है। और प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही जो है किसानों ने अपने निजी नलकूप जो है लगाने प्रारंभ कर दिए और इसका परिणाम ये निकला कि 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर से पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी और एक वर्ष में किसी भूमि पर जो है एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि जो है भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। तो पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 प्रमुख फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो छात्रों ये दिखाया गया कुछ फसल गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू, ये सब विभिन्न फसलें हैं। ये देखिए सारणी में आइए और चर्चा कीजिए इन सब फसलों के बारे में। तो छात्रों ये दिखाया गया है एक चार्ट में जिसमें वर्ष 1950 से 1951 से लेकर जो है 2014 से 15 तक में जो है संबंधित वर्षों में जुताई की गई खेतों के बारे में मिलियन हेक्टेयर में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार जो है दूसरा चित्र दिखाया गया है ग्राफ दंड चार्ट में। तो ये देखिए कि आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं और अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरने का प्रयास कीजिए। तो छात्रों आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है और दूसरा तरीका जो है अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधि का जो है प्रयोग करना है और उपज को जो है भूमि के किसी टुकड़े में जो है एक ही फसल को जो है एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक जो है खेती में प्रारंभिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिसकी उपज जो है अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे और यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। उन्होंने जो है उनको खरीदना नहीं पड़ता था और इस प्रकार 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को जो है अधिक उपज वाले बीजों HIV जिसे हाइब्रिड कहा जाता है, इन हाइब्रिड बीजों के जो है द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए और परंपरागत बीजों की तुलना में ये HIV हाइब्रिड बीज जो है एक से अधिक पौधों से ज़्यादा फसल को उगाया जाता है। छात्रों ये दिखाया गया है चित्र में कृषि के उपकरण, सिंचाई का उपकरण, कीटनाशक दवा, उर्वरक, ट्रैक्टर और नलकूप को भी दिखाया गया है, बिजली का व्यवस्था भी दिखाया गया है। तो छात्रों ये जो चार्ट जो दिखाया जा रहा है इसे आप भरने का प्रयास कीजिए। इसके बाद है छात्रों कि अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने लगी हाइब्रिड बीजों की वजह से और इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी और नतीजा ये हुआ कि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से जो है अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी और अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी।
तो भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का जो है सबसे पहले प्रयोग किया और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप एवं HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया और उनमें से कुछ ने जो है ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिन्हें जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया और उन्हें जो है इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। और पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं का उपज जो है 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो HIV बीजों से जो है उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई और गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसान के जो है पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं के काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। तो छात्रों ये देखिए, चर्चा कीजिए कि बहुविधि फसल प्रणाली और खेती के आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। ये देखिए सारणी में दिखाया गया है, वर्ष 1965 से 1966 से लेकर जो है 2018 तक दिखाया गया है। दाल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन दिखाया गया है इस चार्ट में। तो छात्रों इस प्रकार जो है फसल उगाया जाता है आधुनिक कृषि के द्वारा। तो एक आरेख बनाकर जो दिखाए गए, क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से फसल सफल सिद्ध हुई है, इसका पर जो है विचार विमर्श कीजिए। तो छात्रों ये सवाल आता है कि क्या भूमि या धारण कर पाएगी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन होता है छात्रों, अतः इसका जो है सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। और वैज्ञानिक रिपोर्ट से जो है संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों से जो है प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है और उनके अनेक क्षेत्रों में जो है हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है और इसके अतिरिक्त नलकूपों में सिंचाई के कारण भूमि के जल के सतत प्रयोग से जो भौम जल का स्तर भी कम हो गया है और मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद जो उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन हो जाता है और कृषि का भावी विकास जो सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। तो इस प्रकार पर्यावरण को देखभाल करके जो हमें फसल उगाना चाहिए छात्रों। ये देखिए पालमपुर गांव की जो है खेतों का जो है ये दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है, कृषि भूमि का वितरण बांटा गया है। तो छात्रों ये है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी उन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है और वे मिट्टी से निकालकर भौम जल, नदियों और तालाबों को जो प्रदूषित कर देती है। और रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। तो छात्रों देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में हुआ है और रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को जो है पहले की उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य लागतों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बाद आते हैं छात्रों पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित किया गया है। तो आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है और दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगी सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। तो छात्रों पालमपुर में जो है 450 परिवार के लोग जो रहते हैं, उन परिवारों में से लगभग 1/3 जो है अर्थात 150 परिवार के पास जो है खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित है। बाकी परिवारों में से जो है 240 परिवार जिसके पास भूमि है, जो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। इसमें एक कहानी दिया गया है कि 1960 में कृषक गोविंद के पास जो है 2.25 हेक्टेयर
अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से जो है इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वह जो है बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से जो होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा जो है अपना गुजारा कर रहा था। और गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात क्या हुआ है कि यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई और प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का जो टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य करना भी ढूंढना पड़ता है। तो छात्रों, इस प्रकार चित्र 1.2 में जो है आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं और इस पर छोटे किसान जो है खेती करते हैं। और दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में जो काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट होता है ज़मीन, जो पालमपुर के मंझले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं और कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो छात्रों, अगले वीडियो में फिर इस अध्याय का जो है शेष भाग के बारे में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।